वेलकम सनराइज ऑनलाइन क्लासेस। ओके डियर स्टूडेंट्स, हमारे फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर आज हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एमओ एंड एओए। ओके, इस एमओए और एओए के बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट ये डिफरेंस वाला जो क्वेश्चन है, सही बताऊं तो ये टीचर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, है ना। ये 90% हर एग्ज़ाम में आता ही आता है और यकीन मानो इस एग्ज़ाम में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और ये चीज़ ऐसी है कि अगर आपको वहाँ जो हमने पहले डिस्कशन किया था उसमें नहीं समझ में आया तो डिफरेंस में तो 100% समझ में आ ही जाएगा कि एमओए और एओए क्या होता है। ये आगे कंपटीशन एग्ज़ाम में भी इसको पूछा जाता है, तो प्लीज़ इसको नहीं छोड़ना है और ये आपको हमेशा समझ के रखे, परमानेंटली याद होना ही चाहिए। क्लियर? तो पहले मैं फुल फॉर्म बता दूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, यहाँ मैंने आपको बेसिस दे रखा है, उस बेस पर हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर। एमओए इज द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। में ये जो आर्टिकल होता है कंपनी का मेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर कंपनी को ये एमओए बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है ना। जबकि एओए क्या होता है? एओए रेफर टू द बाय लॉ ऑफ द कंपनी फॉर स्मूथ एंड इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। यहाँ कंपनी को अपना इंटरनल मैनेजमेंट करने के लिए ये सर्टिफिकेट बनाया जाता है। ये किसके लिए होता है? आउटसाइडर मैनेजमेंट के लिए। और ये किसके लिए होता है? इनसाइड मैनेजमेंट के लिए। ओके, फिर बात करते हैं हम स्कोप की। इट डिफाइन द ऑब्जेक्टिव एंड पावर्स ऑफ द कंपनी। ये क्या करती है? कंपनी के जितने भी ऑब्जेक्ट्स और पावर होते हैं उसको डिफाइन करेगा। कौन? एमओए, है ना। कि कंपनी का जो है वो क्या क्या, कंपनी क्यों बनाई गई है, इनके क्या क्या राइट्स रहेंगे, क्या लायबिलिटीज़ रहेंगी, ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। इट कंटेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर कैरिंग आउट डे टू डे ऑपरेशन। ये क्या करता है? डेली के रूल्स एंड रेगुलेशन, कंपनी के इंटरनल एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन रहेंगे उसको डिस्क्राइब करता है। क्योंकि कंपनी में हम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनसे रोज़ रोज़ तो हम उनको नहीं कहेंगे ना कि आपको ऐसा करना है ऐसा करना है। एक रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेट बना दिया जाता है, उनको बता दिया जाता है कि कंपनी के रोज़ का जितने भी काम है उसके लिए ये प्रोसेस रहेगा। तो आधे काम हमारे क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इंटरनल रूल रेगुलेशन, और ये है मेन ऑब्जेक्ट एंड पावर। फिर बात करें स्टेटस। इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, इट सुपरसीड द आर्टिकल। ये जो डॉक्यूमेंट होता है हमारी कंपनी का फंडामेंटल डॉक्यूमेंट है, मेन बेसिक डॉक्यूमेंट है। इसके बिना तो कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो ही नहीं सकती, ठीक है। और जबकि ये वाला जो डॉक्यूमेंट होता है ये हमारा सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। अगर ये नहीं भी बनाया तो भी हमारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, बट ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ये डॉक्यूमेंट इसका सुपरसीड डॉक्यूमेंट है। इट मीन्स एओ इसके अंतर्गत ही आता है। क्लियर? फिर बात करें लीगल इफेक्ट। एक्ट डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ मेमोरेंडम आर वॉइड। इट मीन्स जो भी एक्टिविटी की जाती है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो किसके बियॉन्ड में किए जाते हैं? एमओए के बियॉन्ड में किए जाते हैं। अगर इस एमओए के बियॉन्ड में अगर आप कोई एक्ट करते हैं तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वॉइड हो जाएंगे। इट मीन्स वो वैलिड नहीं रहेंगे। ओके, बट एक्ट डन बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। अगर आपने एओए के बियॉन्ड में कोई काम किया है, उसके खिलाफ में काम कोई किया है, पर उसको रेटिफाई किया जा सकता है, बट यहाँ पर हम रेटिफाई नहीं कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता दूँ। जैसे ये तो एक आर्टिकल है एमओए, ठीक है, ये है एओए। इस एमओए के अंदर जो भी हमने लिखा था उसके बियॉन्ड में जाकर हम काम करते हैं तो हमारा जो भी हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है ना, वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी नहीं रही।
बट अगर हम AOA के बियॉन्ड में जाकर काम करते हैं तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया जाता है, शेयर होल्डर के द्वारा रेटिफाई किया जा सकता है, उसको वापस वैलिड किया जा सकता है। बट इसके अंदर इनवैलिड ही रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, हमारा वॉइड हो जाएगा। ओके, फिर बात करें हम कंक्लूजन। द प्रिपरेशन एंड फिलिंग ऑफ MOA कंपल्सरी, ये बनाना हमारे लिए कंपल्सरी होता है। द प्रिपरेशन ऑफ AOA इज नॉट कंपल्सरी, ये कंपल्सरी नहीं होता है। अ कंपनी अडॉप्ट टेबल F ऑफ द कंपनी, यदि किसी कंपनी ने AOA नहीं बनाया है तो कंपनी एक्ट अपने आप में आपके लिए टेबल F इशू कर देती है। वो मान लेती है कि आपने टेबल F को ही अप्लाई किया है। टेबल F एक बना बनाया AOA है जो कंपनी एक्ट के द्वारा बनाया गया है। अगर कोई कंपनी अपना AOA नहीं बनाती है तो टेबल F को वो अप्लाई कर देती है। ओके, आपकी बुक में मिल जाएगा टेबल F का फॉर्मेट, ठीक है। फिर बात करें हम रिलेशनशिप। इट डिफाइन द रिलेशनशिप द कंपनी विद द आउटसाइडर। MOA का रिलेशन किससे होता है, आउटसाइडर से होता है। अब आउटसाइडर हमारे कौन हुए, जितने भी डीलर हुए, सप्लायर्स हुए, जिससे भी हमारी कंपनी बाहर जिन जिन लोगों से डील करेगी उनके लिए कौन रिलेशन रखेगा, MOA। इट डिफाइन द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड द मेंबर, ये इंटरनल लोगों से रिलेशन रखता है, जैसे कि हमारे एम्प्लॉई हो गए, हमारे दूसरे सबऑर्डिनेट्स हो गए, उन सब के बीच का एक रिलेशन ये मेंटेन करता है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट, अल्टरेशन। अल्टरेशन ऑफ MOA इज डिफिकल्ट एंड लेंदी प्रोसेस। द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नेसेसरी ऑफ द अल्टरेशन। अगर जो आपने MOA बनाया है उसके अंदर कोई भी अल्टरेशन कराना है तो वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है और उसके लिए हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल कंपलसरी है। बिना हम गवर्नमेंट के अप्रूवल के, इट मीन्स ROC का हमें अप्रूवल चाहिए। ROC उस चीज़ को वापस वेरीफाई करेगी तभी वो आपका अल्टरेशन हो पाएगा। जबकि AOA में कोई भी अल्टरेशन होता है वो बहुत इजी होता है और उसका सिंपल प्रोसेस होता है और इसके लिए कोई गवर्नमेंट अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, आई होप आपको ये सातों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। मैं फिर से कह रही हूँ, ये क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में आता ही है। आपके ईयरली एग्ज़ाम में भी फुल कोर्स आएगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को रट लेना, इसमें कोई भी आपको कमी नहीं रखनी है। ओके, नाउ थैंक यू वेरी मच।